प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अधिगम आकलन के आज के नए प्रकरण में। आकलन के उपकरण का निर्माण हेतु किस दक्षता की आवश्यकता होती है। अपनी पिछली कक्षा में हमने जाना कि आकलन के कौन कौन से उपकरण होते हैं जिससे कि हम विद्यार्थियों का आकलन कर पाते हैं। इसमें हम जानेंगे कि वो आकलन के उपकरण किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं और क्या दक्षता अध्यापक में होनी चाहिए। अध्यापक के द्वारा छात्रों का समय समय पर मूल्यांकन किया जाता है और इसके लिए वह विभिन्न तरीके की क्रिया प्रक्रियाओं को अपनाते हैं। सत्रीय कार्य हो सकता है या जो भी उनको पाठ पढ़ाने के पश्चात या पाठ के अध्ययन के लिए जो कार्य प्रदत्त किया जाता है, उसके आधार पर अध्यापक यह जान पाता है कि विद्यार्थी का जो बोध का स्तर है वो कितना डेवलप हो पाया है या वो किस स्तर से प्रकरण को अंडरस्टैंड कर पा रहा है। आकलन के लिए जो भी कार्य अध्यापक के द्वारा विद्यार्थी को प्रदान किए जाते हैं, अध्यापक द्वारा पूर्ण किए गए कार्य का के प्रत्येक बिंदु का और विद्यार्थी की क्रिया का बहुत ही गंभीरता पूर्वक चिंतन और मनन किया जाता है, क्योंकि विद्यार्थी के द्वारा की जाने वाली गतिविधि से अध्यापक अवगत हो पाता है और साथ ही साथ वह यह जान पाता है कि विद्यार्थी में किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है। अतः आकलन के किसी भी तकनीकी का अध्यापक जब प्रयोग करता है या जिस भी विधि को प्रयोग में लेके आ रहा है, चाहे वो साक्षात्कार विधि है, अवलोकन विधि है, आत्मदर्शन विधि है, पोर्टफोलियो मेथड है या विद्यार्थी का स्व प्रतिवेदन, व्यक्ति इतिहास विधि है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड हैं, संचयी अभिलेख रिकॉर्ड हैं, अनुसूचियां हैं, प्रक्षेपण विधि है। किसी भी विधि का अध्यापक आकलन करने के लिए यदि प्रयोग करता है तो उसके लिए वह कुछ मानदंड निर्धारित करता है जिसके आधार पर वह उस विधि का के आयोजन का निर्माण करेगा और विद्यार्थी का एक वास्तविक स्थिति में वह मूल्यांकन कर पाएगा। आकलन की इस प्रविधि को अपनाने के लिए, आकलन के उपकरण के निर्माण के लिए अध्यापक में आकलन का उपकरण निर्मित करते हुए कुछ दक्षता का होना आवश्यक है, जिसमें कि पहला आता है संदर्भ आधारित दक्षता। संदर्भ आधारित दक्षता से तात्पर्य है जिस विषय को अध्यापक पढ़ा रहा है, जिस विषय के पाठ्यक्रम को अध्यापक ने पूरे सत्र भर पढ़ाया, उससे ही संबंधित वह आकलन की प्रक्रिया को अपनाएगा और जब उस प्रकरण की प्रक्रिया को अपना रहा है तो उस प्रक्रिया के निर्माण की दक्षता भी उसमें होनी चाहिए। अर्थात विद्यार्थी का जो भी मूल्यांकन होगा या जो भी उसका अंकन होगा या जो भी उसे रेटिंग प्रोवाइड की जाएगी, श्रेणी प्रोवाइड की जाएगी, वो कहीं ना कहीं जिस चीज के लिए उसे निर्मित किया जा रहा है उस चीज से संबंधित ही उसका परीक्षण होना चाहिए। यदि आपको अध्यापक बनाया जा रहा है तो आपके अध्यापक के शील गुणों का आप में विकास हो पाया है कि नहीं हो पाया है, व्यक्तित्व आपका अध्यापक के जैसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, व्यवहार आप अध्यापक की तरह करते हैं कि नहीं करते हैं, आपका जो व्यवहार प्रदर्शन है, जो आपका व्यक्तित्व है, जो आपकी रुचियां हैं, जो जिज्ञासाएं हैं, वो एक अध्यापक की भांति आप स्वयं में डेवलप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उससे संबंधित प्रश्नों को ही निर्मित किया जाएगा या क्रियाओं को निर्मित किया जाएगा। तो पहली दक्षता तो आपके विषय वस्तु से संबंधित ही होनी चाहिए, जिसे संदर्भ आधारित कहा जाता है। दूसरा आता है अधिगमकर्ता आधारित दक्षता। इसका अर्थ है जिस विद्यार्थी को उसने 2 वर्ष तक पढ़ाया, उसकी जो एटीट्यूड था, जो एप्टीट्यूड था, जो उसकी नीड थे, जो उसकी क्यूरियोसिटी थी, वो सारी चीज़ों को समझते हुए आप आकलन के उपकरण को निर्मित करेंगे, इसकी दक्षता आपके अंदर होनी चाहिए।
पहला आता है इसमें संदर्भ आधारित या विषय वस्तु आधारित दक्षता। जैसे कि मैंने अभी स्पष्ट किया कि ये पूरा का पूरा जो प्रकरण आपको पढ़ाया गया है, जो पाठ्यक्रम आपको पढ़ाया गया है, उससे संबंधित है। और उससे संबंधित यदि आपके मूल्यांकन को करने के लिए प्रश्न पत्र का या प्रश्नावली का निर्माण किया जा रहा है, या मैं कहूँ एक साक्षात्कार की योजना निर्मित की जा रही है, आपकी केस स्टडी की जा रही है, कोई भी मेथड आप अप्लाई करें, तो उसके लिए जिस भी टूल का आप प्रयोग करेंगे या जिस भी विधि को प्रयोग को करने के लिए आप योजना का निर्माण करेंगे, उसको करते हुए आपको कुछ विशेष बिंदुओं का ध्यान रखना है जो आपके विषय से ही संबंधित होगा। विषय से संबंध क्या है यहाँ पे? वो एबिलिटी जिसको कि आप जांचना चाहते हैं कि विद्यार्थी में डेवलप हो चुका है कि नहीं हो चुका है, तो वो एबिलिटी जिस माध्यम से जांची जाएगी, जिस प्रकरण के माध्यम से जांची जाएगी, जो आपके द्वारा पढ़ा दिया गया है या विद्यार्थी को सिखा दिया गया है, अब उस चीज का मेजरमेंट करने के लिए आपको किन बिंदुओं का ध्यान रखना है, यानी टूल जो आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, उस टूल को कंस्ट्रक्ट करते हुए कुछ मूल बिंदुओं का विशेष ध्यान रखना है। पहला आ जाता है इसमें स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि प्रमापीकृत। प्रमापीकृत से यहाँ पे तात्पर्य है कि ऐसा पैमाना आप निर्मित करेंगे जो कि वैध भी हो और विश्वसनीय भी हो। वैधता से तात्पर्य यहाँ पे है कि वो उसकी प्रत्यक्षता को बता सके, जिस चीज के लिए आप उसे बता रहे हैं, जिस समय के लिए आप उसे बना रहे हैं, जिस उद्देश्य से आप उसे बना रहे हैं, वो सारा क्या हो, प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट होना चाहिए। साथ ही साथ वो विश्वसनीय भी होना चाहिए। विश्वसनीयता से तात्पर्य क्या है कि वो एक बच्चे के लिए जितना लाभदायक है, दूसरे के लिए भी उतना लाभदायक हो और संपूर्ण कक्षा के लिए वो लाभदायक हो। तो जो भी चीज आप कर रहे हैं वो केवल एक के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए क्या होना चाहिए, लाभदायक होना चाहिए। उससे वो परिवर्तन नजर आना चाहिए जिसको कि आप जांचना चाह रहे हैं, उससे वो चीज निकल के आनी चाहिए जिसकी आप जानकारी चाह रहे हैं। इसका दूसरा जो मुख्य बिंदु है वो है मानदंड, यानी कि कुछ क्या सेट किए जाएं, कुछ पैरामीटर सेट किए जाने चाहिए। आप जो भी टूल कंस्ट्रक्ट कर रहे हो उसका पैरामीटर हो, तो उसके मानदंड में आप ये निश्चित करेंगे कि हम ग्रेड प्रोवाइड करेंगे, या हम विद्यार्थियों के आयु को महत्व देंगे, या विद्यार्थी के स्तर को महत्व दिया जाएगा, या विद्यार्थी के प्रतिशत को महत्व दिया जाएगा। किस चीज को जो आप टूल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो किस उद्देश्य से बनाया गया है, किसी आयु स्तर के लिए बनाया गया है, किसी विशेष स्तर के लिए बनाया गया है, विशेष कक्षा के लिए, या कुछ विशेष परसेंटेज लेके आने वालों के लिए बनाया गया है, जिन्होंने कुछ स्पेशल ग्रेड अचीव किया है उसके लिए आप उसे बना रहे हैं। यह आपको निश्चित करना पड़ेगा। साथ ही साथ उपकरण की वैधता निश्चित करनी पड़ेगी कि जो टूल आप क्रिएट कर रहे हैं वो कितना वैलिड है, कितनी वैलिडिटी उसकी है। तो उसका आपको अभी मैंने आपको बताया था कि प्रत्यक्ष वैधता, जिसमें कि आप ये बताएंगे कि आपने उपकरण के संपूर्ण पैटर्न का कैसे उसे निर्मित किया गया, उससे पहले किस प्रकार से आपने उसका खाका तैयार किया, खाका तैयार करते हुए किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में सोचा गया है, और जब खाके को तैयार किया जा रहा था तो वो किस चीज को, किस उद्देश्य से उसे बनाया गया है, किस चीज को ढूंढ के आपको बताएगा, और उसका क्या स्तर होगा, कैसे मार्किंग की जाएगी, क्या प्रोसेस उसको अप्लाई करने का होगा, ये सारी आपने उपकरण की जांच कर लेनी है। और उसकी विषय वस्तु की वैधता को जांचने के लिए आप यह निश्चित करेंगे कि जो आपने निर्धारित किए हैं उद्देश्य, क्या उद्देश्य हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य, क्या उन उद्देश्यों को ये टूल, ये उपकरण अचीव कर पाने में समर्थ है या नहीं है, उन चीज़ों की भी जांच आपने उपकरण की वैधता को सुनिश्चित करने के लिए करनी है। विभेदीकरण की क्षमता टूल का एक विशिष्ट गुण है जिसके आधार पर यह निश्चित किया जाता है कि यह विद्यार्थी के ज्ञानात्मक पक्ष को बताएगा हमें कि विद्यार्थी कितना नॉलेज गेन कर चुका है। साथ ही साथ ये विद्यार्थी की क्रिया को भी
एक्सप्रेस करेगा। ऐसे प्रश्नों को उसमें दिया जाएगा जो विद्यार्थी की क्रिया को भी प्रेषित करने का कार्य करेगा और विद्यार्थी के अंडरस्टैंडिंग लेवल को बताएगा कि वो कितना अंडरस्टैंड कर पाया है किसी प्रकरण को। तो क्या इन तीनों ही पक्षों का ध्यान रखा गया है उपकरण निर्माण करते हुए? क्या एक टूल में, एक प्रश्न पत्र में इतनी क्षमता है कि वह पूरे सत्र में विद्यार्थी ने जो पढ़ा या आपने एक निश्चित समय में जो उसे सिखाया है, जो प्रशिक्षण दिया है, उसके इन तीनों पक्षों का जो भी विकास हो पाया है उसको वो स्पष्टतः प्रदर्शित कर सके? ऐसे प्रश्न पत्र का या उपकरण का निर्माण आपके द्वारा किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जिस टूल को आप क्रिएट कर रहे हैं उसमें एक निश्चित समय होता है और उस निश्चित समय में आपको बहुत जानकारी चाहिए। जैसे आप परीक्षा हॉल में होते हैं तो 3 घंटे में आपके पूरे 6 महीने की जानकारी पता चल जाती है कि आपने एक प्रश्न पत्र में क्या अंडरस्टैंड किया है, कितना नॉलेज गेन किया है और आप कितना उसको अपनी क्रिया में लेके आ पा रहे हैं। तो कम समय में अधिक जानकारी मिल सके इसके लिए आप प्रॉपर प्लानिंग से कार्य करेंगे और प्लानिंग के लिए आपको किस चीज़ का निर्माण करना पड़ेगा? ब्लूप्रिंट का निर्माण करेगा। जो आप प्लान करते हैं, जो शेड्यूल बनाते हैं, वो भी एक प्रकार का ब्लूप्रिंट है। एक प्रिंट जिसके आधार पर आप क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप कार्य को संपादित करेंगे। जैसे आपने अपना टाइम टेबल बनाया, तो टाइम टेबल क्या है? कार्य को पूर्ण करने के लिए बनाए गए कुछ आपके नियोजित उद्देश्य हैं और उन उद्देश्यों के अकॉर्डिंग आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने का कार्य कर रहे हैं। तो ब्लूप्रिंट बनाया जाता है और उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आप कार्य करते हैं। तो उपकरण को निर्मित करने के लिए भी कि कितने प्रश्न होंगे, कितने घंटे का होगा और क्या क्या पूछा जाएगा, किन बिंदुओं को महत्व दिया जाएगा, ये सारा जो है स्वरूप ब्लूप्रिंट के अंदर निश्चित होगा। साथ ही साथ विषय वस्तु आधारित दक्षता में आपके अंदर जो गुण होना चाहिए वो आपकी जो विषय वस्तु है, जो पाठ्य वस्तु है, जो पाठ्यचर्य है, उससे ही आधारित आपने प्रश्नों को निर्मित किया है कि नहीं किया है। चाहे आपने मुक्त प्रश्न बताए हैं, चाहे आपने बंद प्रश्न पूछे हैं, मिश्रित प्रश्न पूछे हैं या चित्रित प्रश्न पूछे, जो भी प्रश्न आपने पूछा, लघु उत्तर या अति लघु उत्तर या दीर्घ उत्तर या निबंधात्मक प्रश्न, जो भी आप विद्यार्थी से पूछ रहे हैं वो उसी से संबंधित हों जो उनका सिलेबस है, जो उनका टॉपिक है, जो कंटेंट आपने पढ़ाया है उससे संबंधित ही आप मूल्यांकन की प्रक्रिया के लिए जो उपकरण निर्मित कर रहे हैं उसमें उसका विशेष क्या होना चाहिए, संपुट होना चाहिए। साथ ही साथ यह विशेष ध्यान दिया जाए कि जो आप टूल क्रिएट कर रहे हैं या प्रश्न पत्र क्रिएट कर रहे हैं वो विश्वसनीय होना चाहिए। उसकी विश्वसनीयता के लिए आप टेस्ट रिटेस्ट मेथड का यूज कर सकते हैं जो कि सांख्यिकी का मेथड है। सांख्यिकी के अंतर्गत स्पीयरमैन का रैंक डिफरेंस मेथड आ जाता है, कार्ल पियर्सन का प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड आ जाता है। ये दोनों ही सांख्यिकी विधियों के आधार पर बताते हैं कि कितना कोरिलेशन पाया जा रहा है। जो भी आपने क्वेश्चन निर्मित किए हैं, जो कंटेंट आपने लिया है, जो सिलेबस आपने चूज किया है, उस सिलेबस को विद्यार्थी किस स्तर तक सॉल्व कर पाएंगे, तो वो कितना जुड़ा हुआ है प्रकरण से, विषय वस्तु से, पाठ्यक्रम से, इस चीज की जांच की जानी चाहिए। साथ ही साथ विश्वसनीयता की जांच करने के लिए दो समान परीक्षणों का निर्माण किया जाए, यानी दो एक ही उस पे दो प्रश्न पत्र निर्मित किए जाने चाहिए जो कि एक ही विषय से संबंधित हों और ये जांचा जाए कि जो दो समान परीक्षण आपने निर्मित किए उसका विद्यार्थी किस तरीके से जवाब दे पाने में समर्थ हो पाएंगे। तो उसके लिए आपने क्वेश्चन को क्या कर दिया, घुमा फिरा दिया। क्वेश्चन एक ही था लेकिन उसको आपने घुमा के पूछा, तो विद्यार्थी कैसा जवाब दे पाएगा, क्या उसे अंडरस्टैंड कर पाएगा, क्या उसके नॉलेज का उससे पता चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, इस चीज की जांच को भी आप निश्चित करते हैं विश्वसनीयता को जांचने के। आंतरिक समरूपता आप जानेंगे कि जो आपने टूल क्रिएट किया है उस टूल में जो क्वेश्चन है वो
कहीं न कहीं उसकी विश्वसनीयता को दर्शा पा रहे हैं कि नहीं दर्शा पा रहे, एक समान विश्वसनीयता दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही। तो फिर से यहाँ पे हम स्टैटिक्स के जो विधियाँ हैं उनका यूज़ करेंगे, जैसे कि अर्धविच्छेद विधि आ गई है। प्रश्न पत्र, एक ही प्रश्न पत्र को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया है और उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हुए, जैसे आप देखते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, प्रश्न पत्र सबका एक ही होता है, लेकिन किसी के पास क्वेश्चन पेपर का ए सेट आ रखा है, किसी के पास बी सेट आ रखा है, किसी के पास सी सेट आ रखा है, किसी के पास डी सेट आ रखा है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ प्रश्न अलग होंगे, किंतु जो प्रश्न होंगे प्रश्न पत्र में एक जैसे ही हैं, लेकिन ए के पास अलग है, बी के पास अलग है, सी के पास अलग है, डी के पास अलग सीरीज में क्वेश्चन के पैटर्न में आ रखा है क्वेश्चन। तो ये आपकी अर्धविच्छेद विधि में इस तरीके से ही सांख्यिकीय स्वरूप में इसको प्रयोग में लेके आया जाता है। ऐसे ही कुडर रिचर्डसन की भी स्टैटिकल मेथड है। तो ये सारा इसका इंटरनल जो रिलायबिलिटी है उसको चेक करने के लिए इन मेथड्स को यूज किया जाता है। तो ये चारों की चारों क्या है, सांख्यिकी विधियां हैं। इसका अर्थ है एक टूल निर्मित करते हुए सांख्यिकी विधियों का भी आपको प्रयोग करना पड़ता है। आपको इसकी जो रिजल्ट है वो न्याय संगत निकलें, इसका भी विशेष ध्यान देना है कि मैंने जो प्रश्नावली तैयार की है उससे एक रेलिवेंस रिजल्ट हमारे पास आएगा। इसके लिए आपने सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करना है, जिसमें कि आप सेंट्रल टेंडेंसी की मेजरमेंट को यूज करेंगे, मीन, मीडियन, मोड का यूज करेंगे, आप विचलनशीलता के मापों का यूज करेंगे, जैसे कि रेंज आ गया आपका, क्वार्टाइल डेविएशन आ गया है, एवरेज डेविएशन आ गया है, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया है। आपके द्वारा और उच्च स्तरीय प्रणाली का यूज करना है तो आप नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का यूज करेंगे। आपको और अच्छा करना है तो आप यहाँ पर परसेंटाइल का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करके अपने टूल को और ज़्यादा वैलिड और रिलायबल बनाने की कोशिश करेंगे। जो भी आंसर आएगा वो वस्तुनिष्ठ टाइप का होना चाहिए। वस्तुनिष्ठ से तात्पर्य है, जिसको इंग्लिश में सब्जेक्टिविटी कहा जाता है, विद्यार्थी जो एक्चुअल जो साइंटिफिक वे है उसको ही आंसर के रूप में प्रोवाइड कर सके। कुछ ऐसा नहीं कि गपशप लगा के और उसमें भर के हमने कहा कि आपको अपनी अभिव्यक्ति देनी है तो गपशप लगा के आंसर में दे रहा है। नो, कुछ ऐसा रेलिवेंस हमारे पास आना चाहिए आंसर, जो कि व्यक्ति के भावों से ना होकर उसके चिंतन स्तर को प्रकट कर सके। तो ऐसे रिजल्ट को जानने के लिए ही टेस्ट क्रिएट किए जाते हैं। साथ ही साथ प्रश्न पत्र का कठिनाई स्तर निर्धारित किया जाना चाहिए। आप पेपर को किसके लिए तैयार कर रहे हैं, बुद्धि लब्धि के स्तर को ध्यान में रखा जाए। निम्न स्तर के बच्चों के लिए है तो पैटर्न उस तरीके का होना चाहिए। मध्यम एवरेज आईक्यू लेवल वालों के लिए है तो पैटर्न उस तरीके का हो, लेकिन हाई आईक्यू वालों के लिए तैयार किया जा रहा है तो क्वेश्चन का पैटर्न भी उस तरीके से तैयार होना चाहिए। तो आपको यह निश्चित करना है कि आपके जो विद्यार्थी हैं जिनका आपको मूल्यांकन करना है उनका आईक्यू लेवल किस तरीके का है, उस तरीके से आप टूल को तैयार करेंगे। तो एक अध्यापक के अंदर जब वो शिक्षण कार्य कर रहा है और आकलन के उपकरणों का प्रयोग कर रहा है, तो उस आकलन के उपकरण का प्रयोग करते हुए उसे ध्यान रखना है कि वो जिस ट्रिक को यूज करने जा रहा है वो स्टैंडर्डाइज्ड है या नहीं है, उसका अपना मानदंड एक है कि नहीं है, वो वैध है कि नहीं है, उसमें विभेद करने की क्षमता है कि नहीं है, कि वो बता सके कि बच्चा समझ रहा है, बच्चा नहीं समझ रहा है, बच्चे को कठिनाई हो रही है, बच्चे को किस स्तर तक की कठिनाई हो रही है, वो कम समय में अधिक जानकारी उपलब्ध करा पाएगा कि नहीं करा पाएगा। साथ ही साथ जो आप पढ़ा रही हैं उससे संबंधित ही आप ट्रिक यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपका उपकरण विश्वास के योग्य है कि नहीं है, उसमें न्याय संगत रिजल्ट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, और बच्चों के आयु स्तर या कठिनाई स्तर के अकॉर्डिंग वो है कि नहीं है, इसकी दक्षता आपके अंदर होनी चाहिए। तो इन सारे बिंदुओं का ध्यान रखना पड़ता है एक उपकरण को निर्मित करते हुए, और फिर ही जाके आप उसका उपयोग शिक्षण के अधिगम को बढ़ाने के लिए करते हैं।
तो इतना ही हम अध्ययन करेंगे अपने इस लेक्चर में। धन्यवाद।